है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जुमलेबाजों को नहीं, सच्चा और अच्छा काम करने वालों को चुनेगी। अखिलेश ने इस दौरान नया नारा दिया, अब पीडीए की एकता जागी, छोड़ के यूपी बीजेपी भागी। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो एक सटीक सर्वे अपनी नजर में अखिलेश यादव लेकर आए हैं और जो जानकारी शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है देवेंद्र, वो जानकारी अखिलेश यादव के पास एक्सक्लूसिवली है कि सिर्फ एक सांसद यानी इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं, बाकी सभी सांसदों को निराशा हाथ लगेगी। ये अखिलेश यादव को जानकारी है। गठबंधन में कितनी सीट किसको मिल रही है, बेशक इस पर कुछ ना बता पाए। ये अरविंद केजरीवाल से शायद प्रभावित हो गए, उस स्ट्रेटजी को इन्होंने यहाँ पे अख्तियार करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा बोलो जिससे सनसनी फैले। और इसके पीछे की कहानी को अगर देखें तो जैसे बीजेपी में ये बात तो एकदम एक एक व्यक्ति जानता है ना, और सबको ये रहता है कि न जाने फैसला क्या होगा। एक तो भ्रम सबका ये रहता ही रहता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर लॉबिंग अब नहीं चल रही है। बीजेपी के नेता भी बहुत आसानी से स्वीकारते हैं 2014 के बाद, और ख़ासतौर पे पिछले दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया उसके बाद ये धारणा और ज़्यादा बैठ गई है। और मैं केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बता रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री भी डरते हैं इस बात को लेके कि न जाने उस पैरामीटर में अगले चुनाव में उनकी स्थिति क्या रहेगी, लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि जब अगर वो बनारस के बारे में इशारा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी सीट भी बदलना चाहते हैं, तो उसी एक लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनका ये कहना कि सबके टिकट काटे जाएंगे कितना हवा हवाई है। ये ज़रूर है कि क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी 25 से 30% टिकट चेंज करती ही करती है। कोई भी पार्टी बदलेगी जो बार बार अगर जीत रही हो तो। दूसरी चीज़ क्राइटेरिया के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी का ये भी रहता है कि अगर एक ही व्यक्ति बार बार कहीं से जीत रहा है तो क्यों ना उसकी कंस्टिट्यूंसी चेंज की जाए, क्यों नहीं वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को आगे मौका दिया जाए। क्योंकि आप एक कोटरी बना लेते हैं, उस कोटरी के सारे आगे बढ़ते हैं, उस कोटरी को तोड़ने की कोशिश रहती है नरेंद्र मोदी की। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग भी बखूबी जानते हैं लोकसभा चुनाव में क्या होना है। और बीजेपी की कोशिश अगर आप यूपी को लेके देखिए तो लगातार ये कोशिश आपको नजर आएगी कि अधिकतम आंकड़ा यूपी का इस बार हमको बीजेपी में लेके आना है। यानी कि 2014 से भी ज़्यादा सीटें यूपी में इस बार जीतती हैं, वैसा माहौल पार्टी मान के चल रही है। सीटें जरूर 20 से 25% ऐसे चेहरे होंगे जो कि नए चेहरे होंगे। अब देखिए, ऐसे स्टेट से, जैसा देवेंद्र कह रहे हैं राहुल जी, ऐसे स्टेट में इतना बड़ा दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं जहां अभी सबसे ज्यादा अभी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है। जिस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, वो पीडीए कहां है, कैसा है, उसका कैसा स्वरूप है, ये तक तो अभी तय नहीं हो पा रहा है। ऊपर से भविष्यवाणी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, कितना रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, इस बार तो वैसे भी जो चुनाव है वो बहुत ही अलग तरीके से जो है वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, राम मंदिर को लेकर और बाकी सारे इश्यूज जो हैं, जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स जो हैं वो घर घर तक पहुंची है, उन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, ये सारे मुद्दे होंगे वहाँ पर। देखिए, दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने के तरीके, या मैं ये कहूँ कांग्रेस और विपक्षी दलों और बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीक़ों में बहुत फ़र्क है। बीजेपी जो है वो जिस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ती है, और संगठन वहाँ पे चुनाव लड़ता है, ना कि एक इंडिविजुअल आदमी चुनाव लड़ता है। बहुत सारी पार्टियों में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं तो वो एक दूर का से है कि अगर तीर चला दिया लग गया तो लग गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे देवेंद्र कह रहे थे कि 25 से 30% वैसे भी चेंजेस होते हैं। और बीजेपी में ना और मुश्किल है, आपको जब आप मंत्री बनते हैं तो आपको तो बाकायदा अपनी रिपोर्ट लेके जानी पड़ती है मंत्रालय की, और दिखाना पड़ता है अपने नेतृत्व के सामने मैंने ये किया। तो सांसदों को तो और मुश्किल है, उनको अपना बताना पड़ता है कि उन्होंने सांसदीय क्षेत्र में कितने दौरे किए, क्या किया, कहाँ गए। और दूसरी तौर से उनका फीडबैक सिस्टम जो बीजेपी का है वो बहुत ही अलग है। वो ऐसे लोगों को क्षेत्र में भेजती है, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में भेजती है जिनका कोई स्टेक नहीं होता है। वो वहाँ से फीडबैक लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किसको जो है कहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करना है। तो ये अखिलेश यादव
ऐसे ही जैसे बोल देने के लिए है, उनको खुद कोशिश कर लेनी चाहिए कि जिन एक सांसद की वो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते और लड़के देख लेते हैं कि क्या होता है। अब ये सोर्स तो समीर जी अखिलेश यादव को कम से कम बता देना पड़ेगा कि इतना बड़ा फीडबैक अगर उन्हें मिल रहा है तो वाकई में उनका सोर्स तो बहुत तगड़ा होगा। जो बात बीजेपी नहीं जान पा रही है वो बात वो जान रहे हैं कि सारे सांसदों के टिकट कट जाएंगे, सिर्फ एक सांसद बचेंगे, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि काशी की वो बात कर रहे हैं, उसे चेंज करेंगे। ऐसे वक्त में दावा कर रहे हैं जब एक राम लहर उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, वहाँ सांसदों के टिकट बदले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाते हैं। अब अखिलेश यादव ये बात समझ नहीं सकते। अखिलेश यादव तो जिस पार्टी से आते हैं कि पिता ने पार्टी बनाई, पिता अध्यक्ष रहे, फिर पिता से पार्टी छीन ली अखिलेश यादव ने, फिर खुद अध्यक्ष बन गए, फिर परिवार के लोगों को पहले टिकट दिया जाएगा, उसके बाद कार्यकर्ताओं को देखा जाएगा। तो अखिलेश यादव एक कैडर आधारित पार्टी जहाँ पर जमीनी स्तर पर काम होता है, सबकी सलाह से काम होता है और फीडबैक के आधार पर काम होता है। जहाँ संघ का फीडबैक होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, संगठन का फीडबैक होता है, केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है। वहाँ अखिलेश यादव ये समझ नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वर्किंग करती है। अखिलेश यादव को ये पूरा ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे टिकट कट रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यह नहीं मालूम कि उनके साथ मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव जिन कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने चाहते थे उनके साथ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। अखिलेश यादव खुद अभी तय नहीं कर पा रहे कि बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोग के साथ उनका कैसा सामंजस्य रहेगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति समझ चुके हैं। 2014 में वो 5 सीटें जीते थे, 2019 के अंदर उन्होंने 5 सीटें जीती, उसके बाद 2 सीट वो आजमपुर और रामपुर और आजमगढ़ सीट वो गंवा चुके हैं। तो अखिलेश यादव को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और योगी और मोदी का जो नाम है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जैसा काम कर रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अखिलेश जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें जीतना बहुत मुश्किल है। और मुझे लग रहा है ये अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं इसी आधार पर दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकना संभव नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान करेंगे, योगी आदित्यनाथ प्रचार अभियान करेंगे, अखिलेश यादव जानते हैं कि इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव की 80 में से 75 सीटें जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी पार्टी और अपने संगठन और अपने उम्मीदवारों का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं प्राची में एक चीज़ जोड़ूं आपको कि एक झटका इन प्रोसेस है अखिलेश यादव के लिए। फैसला बीजेपी को लेना है। अगर बीजेपी ने वो फैसला ले लिया है, यानी कि दूसरी तरफ से वो बातचीत को लेके जो कुछ भी करना था वो प्रस्ताव आ चुका है, फैसला अब बीजेपी को लेना है, तो इन प्रोसेस वो झटका है। तो अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि ज़्यादा चिंता ये होनी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में उन्हें एक बड़ा झटका ना लग जाए। और मैं फिर ये कह रहा हूँ और ये हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक झटका इन प्रोसेस है। क्योंकि इन प्रोसेस है तो उस पर और डिटेल अभी हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव को इस तरफ चिंता तो करनी चाहिए और यूपी में ऐसा दावा तब कर रहे हैं जब 3 बड़े मुद्दे इस देश के यूपी से ही निकल कर जा रहे हैं। चाहे अयोध्या की बात कर लीजिए, ज्ञानवापी की बात कर लीजिए, चाहे आप मथुरा की बात कर लीजिए। ये 3 मुद्दे जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा आक्रामक है, सबसे ज्यादा मुखर है, इन मुद्दों के बीच में अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। एक झटके की तरफ तो आपने देवेंद्र इशारा कर दिया, लेकिन बीजेपी का अपना इंटरनल रिपोर्ट्स यूपी के बारे में क्या कह रही हैं, उसको लेकर बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, किस तरीके से टिकट का वितरण होगा या क्या पैमाने सेट किए जाएंगे जिसके आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ देखें, जैसे बीजेपी को जब ये नहीं पता था कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी, वो छोड़ के पिछले 1.5 या 2 साल पहले से बीजेपी ने सबसे पहला काम ये किया कि यूपी चुनाव में पिछले जिन जिन सीटों पर हार हुई थी और यहाँ से जब उनके प्रभारी विस्तारक इन सब लोगों को लगा दिया गया, उसी समय सारे कमज़ोर बूथों का चयन करके किस वजह से वहाँ पे वोट में गड़बड़ी हुई, किस वजह से लोग हमारे पक्ष में वोट नहीं किए, कौन कौन से लोगों को और वहाँ लगाने की ज़रूरत है स्थानीय स्तर पे, इन सारे काम को किया गया। कैंडिडेट्स वहाँ पे सबसे पहले अनाउंस कर दिए जाएंगे, लगभग उसमें नाम भी तय कर लिए गए हैं उन सीटों पर और बीजेपी के एक बड़े जनरल सेक्रेटरी को उनकी जिम्मेदारी भी दे दी गई थी। तो उससे आप ये समझ सकती हैं कि अगर हारी हुई सीटों पर इतना ज़्यादा फोकस है तो बीजेपी का टारगेट आगे कहाँ जाना है। और इस बार आप ये ज़रूर देखेंगे बीजेपी में कास्ट कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत ध्यान में रखा जाता है, इस बार भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। इस बार कुछ और नए चेहरों को उसमें लाने की तैयारी है और कुछ इस्टेब्लिश चेहरे जो हैं वहाँ पर आपको उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये बीजेपी के भीतर ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस्टेब्लिश चेहरे के आधार पर बदलाव होगा और कुछ इस्टेब्लिश इक्वेशन के आधार पर बदलाव होगा। कुछ बड़े सांसद ऐसे हो सकते हैं कि एक जगह से हटा के उनको दूसरी जगह भेज दिया जाए।
तो ये जो नुकसान है वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में उठाना पड़ा था, वेस्टर्न यूपी के लिहाज से राहुल जी, अखिलेश यादव तो दावा करते हैं उनके साथ गठबंधन में आरएलडी भी है। क्या अखिलेश यादव के लिए गुंजाइश है कि जितना नुकसान पिछली बार कर पाए थे उतना नुकसान बीजेपी को कर पाए? देखिए, इसी कारण से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जो अपना कैंपेन शुरू किया वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया, मंशा से। और उनकी भी कोशिश है कि जो 7 सीटें पिछली बार इस क्षेत्र में उनको नहीं मिल पाई थी उस पे ऊपर ध्यान केंद्रित रखा जाए। जैसे देवेंद्र कह रहे थे, लगभग ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, 160 सीटें ऐसी चिन्हित की गई हैं जिसमें या तो बीजेपी हारी थी पिछली बार या फिर वहां पे वोट परसेंटेज बहुत कम रहा था। मैं राहुल जी आपको बीच में रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र तो ओडिशा के संबलपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि आडवाणी जी का योगदान क्या रहा है। वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो भारत रत्न दिया गया है वो क्यों दिया गया है और कैसे आडवाणी जी के योगदान को याद रखा जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो 2024 के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है और उसमें अलग अलग स्टेट को चिन्हित करके भी रणनीति बनाई जा रही है। कैसे बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, कैसे बीजेपी उन सीटों पर काम कर रही है जो सीटें कमजोर हैं, वो आप लगातार देख ही रहे हैं। सबके बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जो सनातन को लेकर मुखर रहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लाइन से तर जाकर बयान देते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को न सिर्फ सनातन का सच्चा ध्वजवाहक करार दिया बल्कि यह तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी पर दैवीय कृपा है। यह एहसास उन्हें तब हुआ जब वो पहली बार पीएम मोदी से मिले और कल की आश्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उन्हें निमंत्रण देने पहुंचे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं इन दिनों, से यह लगने लगा है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस का त्यागपत्र दैवीय कृपा वाले पीएम मोदी के साथ आ सकते हैं। क्या बयान दिया है कांग्रेस के आचार्य ने, पहले आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक हैं, सच्चे ध्वजवाहक हैं। मैं सनातन के साथ खड़ा हूं, मैं भारत के साथ खड़ा हूं और मुझे लगता है मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिला हूं। मैं कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिला। मैं पहली बार जब उनसे मिला हूं तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री जी पर कोई विशेष दैवीय कृपा है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। तो सनातन पर तो बोलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, राम मंदिर पर खुलकर बोले, अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मुरीद हो गए हैं, उन पर दैवीय कृपा होने की बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, क्या समझा जाए कि लाइन क्लियर हो गई है अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की और बहुत जल्द
उन्हें कांग्रेस नेता की जगह बीजेपी के नेता कहना शुरू करना पड़ेगा? आचार्य प्रमोद कृष्ण के केस में अगर प्राची आप देखें तो एकदम सीधे समझ में आ गया कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था और बार बार अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो आगाह करते रहे थे कि कैसे आपको भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं करना है। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया रखा, ऐसे में उनके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं सिवाय इस बात के कि जिस व्यक्ति से मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है, उनके साथ वो जाएं। और प्राची मैं एक चीज़ आपको बताऊं इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी आलोचक के बारे में मैं ये कहता हूं, और क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस में जान चुका हूं पब्लिकली, आप लोग बहुत सारे ऐसे बयान नहीं सुन पाती, उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के बड़े चेहरे भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद इस बात को कहते हैं कि यार ये आदमी गजब का खास है, और वो इंप्रेशन वो छोड़ते हैं। और उनमें से एक नाम तो ऐसा इतना बड़ा नाम है, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड है तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन शॉक्ड हो जाएंगे आप ये सुन के कि वो इतनी तारीफ करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का जादू रहता ही रहता है। और ऐसे में प्रमोद कृष्ण जब मिलने गया तो एकदम समझी हुई बात थी कि वो वहाँ से मिल के निकलेंगे और इसके बाद अब कोई भी भ्रम उनके मन में भी नहीं रह जाएगा। बाकी लोगों को तो रह नहीं गया है और अब समझा जा सकता है कि बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग सिर्फ एक समय की बात रहेगी कि वो कब किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है राहुल जी, तो ये कितना बड़ा डेंट कांग्रेस के लिहाज से होगा? इकलौते ऐसे नेता जो सनातन धर्म पर बोलते हैं, इकलौते ऐसे नेता जो देश की संस्कृति पर कांग्रेस में रहकर बोलते हैं, अगर वो भी दामन छोड़ देंगे, हाथ छोड़ देंगे कांग्रेस का, तो फिर कांग्रेस अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस में इतने लोग अब छोड़ चुके हैं, उनके यंग नेता जिसे हम कहते थे, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई देते थे, वो छोड़ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कोई अब इस तरह के जब नेता चले जाते हैं तो उससे वो कोई शौक हो जाती है। उनको ये समझ में आ गया है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो उनको छोड़ के लोग जाएंगे ही। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अभी महाराष्ट्र में उनके एक नेता गए, बहुत सारे नेता हैं जो पहले भी उनका जो है दामन छोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई शौक में चली जाएगी इसको लेकर, ये तो है नहीं। हाँ, ज़रूर है कि कांग्रेस के नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, इससे उनकी छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है कि कांग्रेस को आखिर लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ रहना क्यों नहीं चाहते। और देखिए, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के साथ आते हैं तो चर्चा कल की धाम यानी कि संभल की भी शुरू हो गई है। अब संभल में क्या मुकाबला दिलचस्प होगा शफीकुर रहमान बर्क के सामने? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।